कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello dear students, welcome back to the channel. In this video I am going to explain you how many seats for you in a REAP 2025. So actually जब भी आप सीट्स की बात करते हो तो आपने सीट मैट्रिक्स देख ली होगी रीप की वेबसाइट पर जाकर। तो कॉलेजेस ने अपनी सीट मैट्रिक्स वहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है। जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो ब्रांच के सामने उसकी सीट लिखी हुई होती है, बट एक्चुअल में जो सीट लिखी हुई है एक्चुअल में वो सभी के लिए नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ही समझाने वाला हूँ और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से आपको रीप रैंक अलोकेट होगी और क्या रीज़न है कि टॉप के कॉलेजेस में या टॉप की ब्रांचेस में स्टार्टिंग में कट ऑफ हाई जाती है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इट्स रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज रिजॉल्व कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, हाउ मैनी सीट्स फॉर यू इन अ रीप 2025। तो आप रीप की वेबसाइट पर गए होंगे तो वहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग भी करनी स्टार्ट कर दी होगी। तो चॉइस फिलिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं या रीप की वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर की सीट मैट्रिक्स यहाँ पे ली हुई है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि ब्रांच के सामने उसका इनटेक होता है। यहाँ पर AIDS का है तो 60 हो गया, एंड केमिकल इंजीनियरिंग है तो गवर्नमेंट एडेड सीट। यहाँ पर GS का मतलब होता है गवर्नमेंट एडेड सीट एंड SFS का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो सेल्फ फाइनेंस सीट्स जो होती है वहाँ पर बिल्कुल भी आपको फ़ीस में कंसेशन या रिबेट नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर फ़ीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है लगभग 70,000 के करीब वो फ़ीस पूरी यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपको गवर्नमेंट एडेड सीट्स में एडमिशन होता है तो आपकी फ़ीस लगभग आधी हो जाती है, तो 35,000 के आसपास आपकी फ़ीस होती है। अलग अलग फ़ीस है, उसका भी वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा कि किस कॉलेज में किस सीट के लिए कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पर GS हो गया गवर्नमेंट एडेड सीट एंड SFS हो गया सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अभी के लिए आप ध्यान रखें कि SFS में आपको फुल फीस देनी होगी, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही क्यों ना एडमिशन ले रहे हो। और गवर्नमेंट एडेड सीट्स में आपको लगभग 50% फ़ीस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये इनटेक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट्स जैसे केमिकल के लिए 30 हो जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120 हो जाएगा गवर्नमेंट एडेड सीट्स। तो AICT से MBM जोधपुर ने जो इनटेक अप्रूव करा रखा है वो इतना है, और ये सारी ब्रांचेस इन्होंने अप्रूव करा रखी हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो ये सब आपने रीप की वेबसाइट पे देख लिया होगा, या फिर जब भी आप चॉइस फिल कर रहे होंगे तो ये सब आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। बट एक्चुअल में ये सारी सीट आपके लिए नहीं होती हैं, इन सीटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल सीट मैट्रिक्स होती है वो इन सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करके ही बताया जाता है। बट आजकल रीप टोटल सीट दिखा देता है बट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं देता है। एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सीटें देनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को और अच्छे से आइडिया लग जाए। कॉलेज तो क्या है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन करके ही रीप को सबमिट करता है, बट रीप टोटल सीट्स दिखा देता है। डिस्ट्रीब्यूशन करके आप लोगों को नहीं मालूम चल पाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक रफ़ कैलकुलेशन करके, बहुत एग्जैक्ट नहीं है बट एक रफ़ कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि कितनी कितनी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास बच सकती हैं। तो ये जैसे कॉलेज फिल करता है तो ये कॉलेज के द्वारा फिल किया हुआ एक सीट मैट्रिक्स है। जब कॉलेज रीप को अपना सीट मैट्रिक्स सबमिट करता है तो वो इस तरीके से फिल करता है। तो उसने अपनी ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, ENC सिविल लाइक दिस। तो उसके पास सपोज़ यहाँ पर वो टोटल सीट्स शो कर देगा। तो ये एक कैटेगरी है सीट्स ऑन विच रिजर्वेशन इज़ आउसलेटेड, एंड इसका कोई मीन अभी यहाँ है नहीं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो ओपन सीट्स होती हैं, एक मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, फिर SC कैटेगरी की टोटल SC सीट्स हो जाएंगी, उसमें SC फीमेल हो जाएगा टोटल ST, फिर ST फीमेल, फिर ST TSP, फिर फीमेल के अंदर ST TSP हो जाएगा, फिर OBC फीमेल, फिर टोटल MBC फीमेल, टोटल EWS फीमेल, फिर उसके अंदर
टोटल जनरल सीट्स हो जाएंगी, फिर जनरल सीट्स, फिर फीमेल जनरल सीट्स, फिर एक्स सर्विसमैन सीट, फिर एक्स सर्विसमैन, फिर फीमेल एक्स सर्विसमैन, फिर पीडब्ल्यूडी सीट्स एंड पीडब्ल्यूडी फीमेल सीट्स, फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड फिर टीएफडब्ल्यूएस सीट्स। तो जो टोटल सीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर 30 टोटल सीट्स हैं, तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के बीच में। तो यहाँ पर अगर ओपन कैटेगरी की बात करें, ओपन सीट्स तो यहाँ पर 25 थी, क्योंकि मैनेजमेंट की 5 यहाँ पर सीट्स माइनस कर दी हैं टोटल 30 में से, क्योंकि मैनेजमेंट सीट्स का 15% कोटा होता है। तो मैनेजमेंट की सीट को बाहर करने के बाद यहाँ पर अगर 30 सीट्स हैं तो उसके पास 25 सीट बचेंगी। अब इन 25 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सब में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीट्स जनरल सीट्स होती हैं, जनरल जो टोटल होती हैं, तो टोटल जनरल सीट्स में यहाँ पे 9 सीट आ गई जैसे। फिर यही सारी 25 सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जैसे जनरल के पास सबसे ज़्यादा चली जाएंगी, फिर उसके बाद एससी कैटेगरी यहाँ पे 4 आ गई फॉर एग्जांपल, एंड उसके बाद यहाँ पर टोटल ओबीसी सीट में यहाँ पर 5 आ गई। उसके अंदर भी मेल और फीमेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से ये अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको समझना है कि कैसे होता है। तो जनरल कैटेगरी होती है वो सभी के लिए ओपन होती है। तो ये 9 सीट्स तो सभी के लिए हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। अब इस 9 सीट के साथ मान लो वो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी मेल है, तो 9 + 3 कर ले, तो 9 + 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सीट हो जाएगा। तो वो जो कैंडिडेट है वो सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीट फिलिंग में सिर्फ 12 सीट्स के लिए ही एलिजिबल है। तो उसके मतलब कि यहाँ पर 12 सीट्स ही हैं। होने को तो इस कॉलेज के पास 30 सीट्स हैं इस ब्रांच के अंदर, बट एक्चुअल में उसके पास कितनी बच गई, 12 सीट्स ही बच गई। तो समझ गए होंगे कि जो ओपन सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, वो तो सभी के लिए ही हैं। और उसके अंदर भी क्या किया हुआ है कि जनरल सीट्स में भी यहाँ पर मेल एंड फीमेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये रिज़र्व हो जाती हैं। अगर फीमेल की सीट नहीं फिल होती है तो ये यहाँ पर टोटल 9 रहेंगी। अगर ये फिल हो जाती हैं तो आपके पास 7 ही सीट यहाँ पर रहती है। और 7 सीट अगर यहाँ पर रहती हैं और साथ में अगर आप 3 ऐड करें तो यहाँ पर ये 10 सीट हो जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ 10 सीट ही यहाँ पर बचेंगी। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल कैंडिडेट हो, तो अगर आपने सीट मैट्रिक्स देखी होगी 30, बट यहाँ पर आपके पास टोटल 30 सीट्स पे मौका नहीं मिलेगा। आपको ओपन सीट्स प्लस आपकी कैटेगरी की सीट पर ही मौका मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल के तरीके से आपको 10 सीट पर ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है तो वो ओपन सीट 7 हो गई, प्लस उसकी कैटेगरी की सीट ऐड कर ले। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट ओपन सीट कैलकुलेट कर ले 7 और अपनी टोटल सीट कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पर 30 के लिए अगर यहाँ पर टोटल 9 हो रही हैं तो 60 सीट के लिए यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। इस तरीके से आप डबल करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में 60 सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर 30 पे 9 होता है तो 60 सीट्स पे यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी मैं भी आपको बता दूंगा। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। तो आगे बढ़ते हैं। तो सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है अब पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही एप्लीकेबल होता था, बट अभी ये जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई कर दिया है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी रिजर्वेशन देना होता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको प्रोविज़न रखना पड़ता है। तो क्या प्रोविज़न किया हुआ है, जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 16% का रिजर्वेशन होता है, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 12% का रिजर्वेशन होता है। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 21% का रिजर्वेशन होता है। एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन होता है। एंड उसके बाद एमबीसी कैटेगरी है उनमें 5% का रिजर्वेशन होता है। तो इस तरीके से सपोज़ किसी कॉलेज के पास 60 सीट्स हैं तो 60 में से क्या होता है कि इसमें से 15% तो क्या है कि आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए चली जाती हैं। उसके अलावा 15% मैनेजमेंट कोटे में चली जाती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो हम गवर्नमेंट की बात करें तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो गवर्नमेंट 85% सीट्स पर एडमिशन दे सकता है राजस्थान के कैंडिडेट्स को। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो 15 + 15 13% हो जाएगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 70% सीट्स पे एडमिशन दे सकते हैं। अब ये 85% है, ये 85% रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनमें डिवाइड हो जाता है। तो गवर्नमेंट 85% को 16%, 12%, 21%, 10% और 5% में डिवाइड कर देती है। उसी तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 70% जो सीट बचती हैं वो भी 16%, 12%,
21%, 10% और 5% में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका 12% कोटा होता है। इस 12% कोटे के अंदर भी 45% सीट्स रिजर्व होती हैं जो कि टीएसपी एरियाज़ की होती है, तो उसके अंदर फर्दर डिवाइड करके टीएसपी एरियाज़ के अंदर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है जो कि 5% होता है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए, बट इसका मेन सीट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी वुमेंस के लिए 30% का रिजर्वेशन किया हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 9 सीट आ रही हैं जनरल कैटेगरी का, तो इसका 30% कैलकुलेट कर लेंगे, 9% सीट का 30% कैलकुलेट कर लेंगे तो 30% इसके अंदर जो टोटल सीट्स आ रही हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व होती हैं। इसी तरीके से 3% एक्स सर्विसमैन के लिए और 3% के अंदर 50% जो रिजर्व सीट होती हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होती हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए होती हैं। उसके अलावा 15% जो रिजर्व सीट होती है मैंने अभी आपको बताया वो राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती हैं, और ये आउट ऑफ राजस्थान सीट दोनों ही में ही होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी होती हैं रिजर्व और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनको माइनस करके तो 85 रह जाती हैं, बट ये है कि अगर ये खाली रह जाती हैं सीट्स तो इनको वापस मर्ज कर दिया जाता है और राजस्थान कैंडिडेट को ये सीटें अलॉट कर दी जाती है। तो टॉप के कॉलेजेस में तो ये भी खाली नहीं रहती हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं तो आउट ऑफ राजस्थान से भी फिल हो जाती हैं। तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आप मान के चलें कि आपके पास 85% सीट्स हैं वो भी डिवाइड अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी हैं। इसी तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर टॉप की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या उसके अंदर जो टॉप की ब्रांचेज हैं तो उसके अंदर भी 30% सीट्स हैं वो तो बाहर निकल जाती हैं मैनेजमेंट कोटा और आउट ऑफ राजस्थान मिला के, तो उनके अंदर 70% सीट्स पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और उसमें भी पूरा नहीं मिलता, एक तो आपको जनरल कैटेगरी में मौका मिलेगा और एक आपकी जो खुद की कैटेगरी है SC ST OBC उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद 15% रिजर्वेशन किसका होता है, मैनेजमेंट सीट्स का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो सुपरन्यूमरी नेचर की सीट्स होती हैं जिसको हम सुपरनरी बोलते हैं और एक्स्ट्रा सीट्स बोलते हैं। तो इनका जो मेन सीट्स हैं, सपोज़ किसी कॉलेज के पास 60 सीट्स हैं किसी ब्रांच में, तो इनका ये जो सीट्स हैं ये 60 में से नहीं दी जाती हैं, ये एक्स्ट्रा सीट होती हैं। तो 60 पे 3 सीट्स एक्स्ट्रा AICT अप्रूव्ड कॉलेज में AICT अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 3 सीट्स दे देता है जिसमें कम फीस लगती है। एक तो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम की तहत 3 सीट्स दे देता है और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी 3 सीट्स दे देता है। तो ये 60 से बाहर होती हैं, ये 60 के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो जो भी कैंडिडेट TFWS सीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो उनको 3 एक्स्ट्रा सीट्स पे जितने भी वो कॉलेजेस ब्रांच चूज़ करेंगे तो उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग TFWS होती है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा 3 सीट्स पे पार्टिसिपेट का मौका मिल जाता है जो 60 से बाहर होती है। और फिर जब राजस्थान का राउंड स्टार्ट होगा तो उनको इस पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो 2 सीट्स के लिए TFWS का कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि TFWS के भी अपने एडवांटेज हैं। आप अगर TFWS ऑप्ट करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। और इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है TFWS सीट्स के अंदर। इसमें बस एक ही क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपकी पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 60 पे 3 सीटें किसी कॉलेज में और 120 पर ये 6 सीट हो जाती हैं तो ये सीट 6 एक्स्ट्रा हैं, इन पर किसी तरह का रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। जिसकी परसेंटाइल अच्छी होती है, 96 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, तो अच्छी परसेंटाइल के स्टूडेंट्स को ये TFWS की सीट अलोकेट होती है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको नहीं पसंद आती है तो आपके लिए नॉर्मल जो राजस्थान का राउंड है, जो 60% की सीट जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उस पर पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिलता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं सुपर न्यूमरी एक्स्ट्रा सीट्स बोलते हैं इनको, जो अलग से होती हैं। इनमें किसी तरह का रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है अमंग द कैटेगरीज, तो मैंने आपको बता दिया। जो 15% कोटा होता है वो आउट ऑफ राजस्थान के लिए होता है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में होता है। तो ये 15% कोटा जैसे मैंने आपको बताया टोटल 100% है तो उसमें 15%, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास 85% सीट्स बचती हैं राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए। और ये 85% जो सीट्स हैं ये भी इन कैटेगरीज़ में यहाँ पर मैंने जो लिख रखी है इनके अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद
ये जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट में, उसके बाद अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 15% का मैनेजमेंट कोटा भी होता है। तो इसके अंदर ऐड करें आउट ऑफ राजस्थान प्लस मैनेजमेंट कोटा, तो इनके पास 70% सीट्स यहाँ पर बचती हैं। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे प्राइवेट के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं और जिनकी टॉप डिमांडिंग ब्रांच है, वहाँ ये 70% सीट्स हैं। बाकी जो छोटे मोटे कॉलेज हैं उनमें तो ये सारी खाली रह जाती हैं, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। और मैंने आपको बार बार बता दिया कि यहाँ पर रीप में जो काउंसलिंग का जो मेन पर्पज़ है, वो सभी का इसमें पार्टिसिपेट करने का मेन पर्पज़ भी यही है कि उन्हें अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाए, जो कि काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकती है, डायरेक्ट एडमिशन से नहीं मिल पाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 70% सीट्स बचती हैं, ये भी फिर इस रिजर्वेशन कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल सीट्स होती हैं, एक तो जनरल सीट्स में सीट्स हैं, सीट डिवाइड हो जाती हैं। जनरल फीमेल में एसटी फीमेल, एसटी फीमेल, ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एमबीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल, इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। फिर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो एक अलग कैटेगरी होती है, उसका इससे रिलेवेंस नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, एंड पीडब्ल्यूडी मेल एंड फीमेल की अलग होती है। तो जिनके पास इस कैटेगरी को यूज़ करने का एडवांटेज है तो उनको भी कुछ एक्स्ट्रा सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। उसके अलावा टीएफडब्ल्यूएस सीट्स होती हैं, एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, इसके अंदर टीएफडब्ल्यूएस और कश्मीरी माइग्रेंट्स की सीट्स आती हैं, तो इनको भी एक्स्ट्रा सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं, तो उसका आपको लेना चाहिए। मैंने बता दिया कि अगर आपको इस कैटेगरी में सीट अलॉकेट होती है तो आपको चूज़ करना ना करना आपके ऊपर है। आपको इसमें अलॉकेट होती है, आप चूज़ करें नहीं करें इस पर आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर जब राजस्थान कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को सीट अलॉकेट होगी तो सभी को होगी, वो इनको भी इसके अंदर सीट अलॉकेट होगी और इनको भी इसके अंदर सीट अलॉकेट होगी। तो इसलिए आप अगर एलिजिबल हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और ये सभी के लिए ओपन है, इसमें सभी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। उसके बाद रीप किस तरीके से रैंक अलोकेट करता है। जब आपका रीप का स्कोर कार्ड आएगा तो वो किस तरीके से रैंक स्कोर कार्ड आपको देता है, तो वो एज़ पर जो आपने अभी रीप का फॉर्म फिल करते वक्त जो कैटेगरी चूज़ की है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक अलोकेट करता है। एक तो रीप है वो जनरल रैंक अलोकेट करता है, तो जनरल रैंक तो सभी कैंडिडेट्स को अलोकेट होगी, चाहे वो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, एसटी से बिलोंग कर रहा हो, ओबीसी से। तो एक रीप जनरल रैंक तो सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है उन सभी को अलोकेट होगी। उसके अलावा रीप जनरल फीमेल कैंडिडेट्स को, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको उनकी रीप रैंक अलोकेट होगी, ये तो सभी को हो गई। फिर ये जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट है उनको अलोकेट होगी। फिर टीएफडब्ल्यूएस रैंक उनको अलॉट होगी जिन्होंने इनकम लेस देन 8 लाख चूज़ की है, उनको टीएफडब्ल्यूएस रैंक अलोकेट होगी। जिन्होंने एक्स सर्विसमैन चूज़ किया है उनको एक्स सर्विसमैन की रैंक भी अलोकेट होगी। एक्स सर्विसमैन के अंदर ही क्योंकि 50% कोटा है तो एक्स सर्विसमैन फीमेल रैंक भी अलोकेट होगी। और एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल हैं, उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन यहाँ पर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ कि कैटेगरी रैंक किस तरीके से होती है, तो रीप जनरल, ये अगर एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको एक रैंक तो अलोकेट होगी, रीप जनरल रैंक अलोकेट होगी। अगर इसने टीएफडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट किया है तो इसको एक दूसरी रैंक टीएफडब्ल्यूएस अलॉट होगी, और इसकी एक कैटेगरी रैंक होगी एसटी रैंक, तो इसको एक एसटी रैंक अलोकेट होगी। अगर वो फीमेल कैंडिडेट भी है तो उसको एक एसटी फीमेल कैंडिडेट की रैंक भी अलोकेट होगी। तो इसी तरीके से सेम फॉर्मूला सभी कैटेगरीज पे अप्लाई होता है। तो 4 रैंक अलोकेट हो सकती हैं आपको, डिपेंड ऑन कि आपने किस तरीके से फॉर्म भरा है। इसी तरीके से ओबीसी को भी 4 कैटेगरीज में रैंक अलॉट होंगी, एससी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को भी 4 कैटेगरीज में रैंक अलोकेट हो जाएंगी। अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसको 2 कैटेगरीज में रैंक अलोकेट होंगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को एक तो उसकी जनरल रैंक होगी, और अगर उसने टीएफडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल फॉर्म है भरा है तो उसको एक टीएफडब्ल्यूएस की भी अलोकेट होगी। तो जनरल कैंडिडेट को यही अलोकेट होंगी, बाकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जब रीप रैंक का रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग रैंक अलोकेट करता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पूरा रैंकिंग सिस्टम है, किस तरीके से अलोकेट होता है, किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार सीट अलॉटमेंट की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ सीट मैट्रिक्स का पूरा प्रोविज़न क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और किस कैटेगरी के पास लगभग कितनी सीट्स आती हैं।
और इस फॉर्मूले से आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा, जिससे आपको चॉइस फिलिंग करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इसका आइडिया लेने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितनी सीट अवेलेबल हो सकती हैं। और ये एक रफ़ आइडिया है, बाकी तो जो कॉलेज हैं वो अपने उसमें भर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रीप सीट अलोकेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर MBM जोधपुर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये ब्रांचेज़ हैं, CSE हो गया, गवर्नमेंट एडेड सीट हो गया, सिविल, इस तरीके से ब्रांचेस लिखी हुई हैं। तो इन सब के अंदर इसकी 60 सीट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल 780 सीट्स हैं। आउट ऑफ फिर ये 15% किसके पास चली जाएंगी, आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट के पास चली जाएंगी। ये जो टोटल 780 सीट्स हैं, तो 780 का लगभग 15% निकाल लेंगे तो 45 सीट्स हैं, ये आउट ऑफ राजस्थान के पास चली जाएंगी। और इस 780 के अंदर भी सारी सीट्स नहीं हैं, जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वो आउट ऑफ राजस्थान के लिए नहीं होती हैं, तो काफ़ी कम सीट्स बच जाती हैं। तो उसका अगर हम 15% निकालेंगे तो वो 45 रह जाता है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर आउट ऑफ राजस्थान ट्राई कर सकता है, इसमें कर सकता है, सेल्फ फाइनेंस सीट्स में ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आउट ऑफ राजस्थान के लिए OR लिखा है, आउट ऑफ राजस्थान के लिए 45 सीट्स हो जाएंगी। और यहाँ पर ही अगर हम जनरल सीट्स की बात करें तो ये यहाँ पर जनरल सीट्स अगर 60 की बात कर रहे हैं तो जनरल के पास यहाँ पर 13 आ जाएंगी। जनरल फीमेल के पास यहाँ पर लगभग 5 आ जाएंगी। और टोटल की बात करें तो 18 हो जाएगा। इसी तरीके से OBC के पास 9, OBC फीमेल के पास 4, अगर 60 सीट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। उसी तरीके से MBC के पास 2, MBC फीमेल के पास 1, टोटल MBC टोटल 3, SC के पास 7, SC फीमेल के पास 3, ST के पास 10, ST के पास 5, ST फीमेल 2, ST टोटल 7 हो जाएंगी। इसी तरीके से EWS 4, EWS फीमेल 4 एंड EWS टोटल 6। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के पास लगभग 2 सीट्स, PWD के पास 2 सीट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स के पास 3 सीट्स एंड TFWS की 3 सीट्स हो जाएंगी। तो ये सारी सीट्स एक्स्ट्रा जो 60 सीट्स हैं उसके बाहर की हैं, तो इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि MBM में आउट ऑफ राजस्थान के लिए लगभग 45 सीट्स हो जाएंगी और जनरल टोटल 224 हो जाएंगी लगभग, OBC की टोटल 158 एंड MBC टोटल 35 एंड SC टोटल 120 एंड ST टोटल 87 एंड EWS टोटल 73 एंड TFWS टोटल यहाँ पर 40 हो जाएंगी। इसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट 40 हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप खुद भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कितने कितने परसेंटेज पे। तो इस तरीके से लगभग ये एक रफ़ एस्टिमेशन है। बाकी डिटेल्ड जो भी कॉलेज है जिसने अपनी डिटेल्स भरी है उसने अपने अकॉर्डिंग इनको फिल किया होगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया। सपोज़ फॉर एग्जांपल जो OBC कैंडिडेट है उसके पास कितनी सीट अवेलेबल हो पाएंगी। मान लीजिए OBC का मेल कैंडिडेट है, तो एक तो वो जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल होगा, तो 13 सीट्स तो सभी के लिए हैं। इन 13 सीट्स पे तो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो जनरल फीमेल हो, चाहे इसमें OBC हो, चाहे इसमें ST हो, चाहे इसमें EWS हो। तो 13 सीट्स तो सभी के लिए ओपन है। इस 13 के अंदर वो अपनी OBC की, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो OBC की जो टोटल सीट्स हैं उसको इसमें ऐड कर ले, तो 13 + 9 यहाँ पर उसको ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर उसके पास जो टोटल सीट है वो 22 सीट्स हो जाएंगी। तो लगभग 22 सीट्स के लिए OBC कैंडिडेट के पास, दिखने में तो यहाँ पर टोटल 60 सीट्स हैं, बट अगर वो OBC मेल कैंडिडेट है तो उसके पास टोटल यहाँ पर 22 सीट्स ही यहाँ पर आएंगी। अगर ये दूसरी कैटेगरीज़ की सीट ब्लैंक रह जाती हैं, जैसे OBC फीमेल की अगर ये नहीं फिल हो पाती हैं तो इसके अंदर मेल में मर्ज हो जाती हैं। अदरवाइज़ टॉप कॉलेजेस में या टॉप ब्रांचेस के केस में कोई भी सीट खाली नहीं रहती है। तो आप यही मान के चलें, ये कैलकुलेट करके चल सकते हैं कि आपको टोटल कितनी सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका लग रहा है। तो जो टोटल 60 आपको दिख रही हैं वो एक्चुअल टोटल 60 आप सारी की सारी आपके लिए नहीं है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो इसके अंदर तो बिल्कुल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, यहाँ पर कोई खाली बचती नहीं है। तो लगभग इस एक रफ़ एस्टिमेशन से आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से CTAE उदयपुर की बात करें तो ये यहाँ पर एक सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आउट ऑफ राजस्थान के लिए 49 हो जाएंगी लगभग, जनरल टोटल 109 हो जाएंगी, OBC टोटल 71 हो जाएंगी, MBC टोटल 16 हो जाएंगी, ST टोटल 52, इसी तरीके से यहाँ पर ST टोटल 40 हो जाएंगी एंड EWS टोटल 31 हो जाएंगी एंड TFWS 20 हो जाएंगी। और यहीं पर अगर हम बात करें RTU की तो सिमिलरली RTU में भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आउट ऑफ राजस्थान के लिए लगभग 106 सीट्स हैं और जनरल टोटल के लिए 207 है, OBC टोटल के लिए 148 है, MBC टोटल के लिए 30, SC टोटल के लिए लगभग 107 होती हैं, ST टोटल के लगभग 80 एंड EWS टोटल के लिए 64 एंड टोटल TFWS सीट्स यहाँ पर हो जाती हैं 42। तो आई थिंक ये देखने के बाद एक आपको रफ़ एस्टिमेशन लग गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि आप कितनी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। जिन कॉलेजेस में कंपटीशन है सीट्स का, जिन ब्रांचेस में कंपटीशन है सीट्स का, तो वहाँ पर आप कितनी
सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी की सीट्स कैलकुलेट कर लेनी है और जनरल कैटेगरी की सीट्स कैलकुलेट कर लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है, उतनी सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। प्लस TFWS सीट्स एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, 60 पे 3 होती हैं, 120 पे 6 होती हैं। तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपने भरा है, तो वो एक्स्ट्रा सीट्स आपके लिए होती हैं। अगर आपने डिफेंस कोटे में भरा है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं। तो आप समझ गए होंगे पूरा ये सीट्स मैट्रिक्स का जो क्राइटेरिया है। तो इसीलिए जब रिज़ल्ट आता है, जब री रैंक डिक्लेयर होती है और कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, तो सबसे पहले जैसे TFWS का सीट अलॉटमेंट होगा तो इनिशियल लेवल पे जो कट ऑफ है वो हमारे और आपके एक्सपेक्टेशन से कई बार हाई चली जाती है। तो उसका हाई जाने का ही कारण ये है, और हाई उस केस में जाती है जहाँ पर मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेज हैं और जो टॉप के कॉलेज तो क्या, जिसके लिए स्टूडेंट मोर क्रेजी हैं। इतना कोई टॉप के कॉलेजेस तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग इनको किसी को अलॉटेड नहीं है, बट स्टूडेंट जिन कॉलेजेस के लिए ज़्यादा क्रेजी हैं उनको ही मैं टॉप के कॉलेज यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल पर जब फर्स्ट अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बट जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट के राउंड होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो जो कट ऑफ है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। कई स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं, या फिर उनसे गलत फॉर्म फिल हो गया है, या फिर वो उसमें रिपोर्ट नहीं करना चाहते, या TFWS ऑप्ट नहीं करना चाहते, या फिर उनको जो ब्रांच मिली है TFWS के अंदर उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रिपोर्ट नहीं करता है। तो उसकी वजह से जो अपवर्ड मूवमेंट्स के जो राउंड होते हैं उसमें फिर धीरे धीरे कट ऑफ रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। बट इनिशियल लेवल पे जो फर्स्ट कट ऑफ आती है वो ज़्यादा आती है। सिमिलरली अगर आप OR आउट ऑफ राजस्थान कश्मीरी माइग्रेंट एक्स सर्विसमैन PWD से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें भी इनिशियल लेवल पर आपको अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांचेस के लिए कट ऑफ हाई देखने के लिए मिलेगी। बट जैसे जैसे आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो एक तरीके से थर्ड अलॉटमेंट होता है वो राजस्थान के लिए होता है। ये एक बल्क अलॉटमेंट होता है, एक बड़ा अलॉटमेंट होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स का अलॉटमेंट होता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर भी इनिशियल लेवल पे अच्छे कॉलेजेस में और अच्छी ब्रांचेस में स्टार्टिंग में हाई कट ऑफ जाती है। इसीलिए यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का राउंड होता है। जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या है कि अपर चॉइसेस के अच्छे कॉलेज मिलने शुरू हो जाते हैं और जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके भी मैंने आपको रीजंस बता दिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करता है। फॉर्म तो क्या है कि जिनकी JEE में अच्छे मार्क्स हैं कईयों ने फिल कर दिए हैं, बट उनको कईयों को NIT ऑप्ट हो जाता है, कईयों को IIIT मिल जाता है, या फिर किसी को दूसरे जगह पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिल जाता है तो वो उनको प्रेफर करते हैं और राजस्थान के कॉलेजों को नहीं करते हैं। तो उन ऐसे केस में क्या होता है कि ऊपर वाले जिन्होंने अच्छी परसेंटाइल से फॉर्म भरा था वो सीट वैकेंट करते जाते हैं, और जैसे जैसे आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से जो ओवरऑल कट ऑफ का जो सिनारियो है अपवर्ड मूवमेंट में धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको थोड़ा बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांचेस मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो से आई थिंक आपको हेल्प लगी होगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आप पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, किस तरीके से रीप रैंक अलोकेट होती है, सबको समझ गए होंगे। सो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, please like the video, subscribe the channel and share it with someone applying for engineering this year, and drop your questions in the comments. I will reply to as many as I can. So I will again meet you in the next video with more useful information. Till then, thank you, bye bye. Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.